नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा से सिल्वर मेडल जीतने पर सर्वेश अनिल कुशारे को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अपने शानदार प्रदर्शन से आपने भारत का मान बढ़ाया है। भविष्य में ऐसी ही और प्रेरणादायक उपलब्धियों के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं अगली खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वोटरों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी सपा ने अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है और सपा का दावा है कि 448 स्थलों पर 27,000 से अधिक मतदाताओं के नामों में सरनेम जोड़ने और हटाने का खेल हुआ है और इसके अलावा करीब 800 मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर भी बदल दिए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के पैरा एथलीट शर्मिला ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल दर्ज कराया है। महिला शॉटपुट की F57 श्रेणी में शर्मिला ने 9.81 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और उनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई देते हुए कहा है कि शर्मिला के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता देश के युवा खिलाड़ियों और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के शासन में लगातार तबादले हो रहे हैं और इसी क्रम में 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा असर जौनपुर और मेरठ पर दिखाई देता है और इन दोनों जिलों में कई अहम पदों पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, महोबा, बागपत, बदायूं, पीलीभीत, बुलंदशहर और बस्ती समेत कई जिलों में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। तबादला सूची को देखा जाए तो जौनपुर से सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं और यहां नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोबा भेजा गया है। वहीं उप जिलाधिकारी बिंदुलता को अपर जिलाधिकारी न्यायिक कानपुर नगर बनाया गया है और जबकि महिपाल सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। यानी एक ही जिले में एक साथ कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर बदलाव किया गया है। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र के नासिक जिले से सामने आई है, जहां त्र्यंबकेश्वर में डकैती और अपहरण के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है और बड़ी सफलता हासिल की है। कुंभ मेले से जुड़े सब स्टेशन निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों को तलवार और पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले 11 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपियों ने 2 लोगों का अपहरण करने के साथ ट्रैक्टर, मोबाइल फोन और बिजली कार्य में इस्तेमाल होने वाले सामान भी लूट लिया था और सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की गई ट्रैक्टर और अन्य सामान बरामद कर जांच शुरू कर दी है। त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में 26 तारीख को रात में 2 बजे एक डेकॉइटी हुई थी और उसमें किडनैपिंग भी हुआ था। तो वो डेकॉइटी और किडनैपिंग जो गुनाह है वो त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में 26 तारीख को ही रजिस्टर हुआ है। उसमें टोटल 11 आरोपी थे। वो 11 आरोपी हमने पकड़े हैं, एक आरोपी फरार है और 11 आरोपी जो पकड़े हैं उनमें रात में 2 बजे, जी अगर 2-2:30 बजे घटना हुई, हमको 5, साढ़े 5 बजे जैसे हमको 112 पे हमारे कॉल आया कंट्रोल रूम पे। तो वो कॉल आने के बाद तुरंत ही पुलिस वहाँ पे पहुँची और 2 घंटे में पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मुद्देमाल रिकवर किया हुआ है। उसमें कुछ तलवार, बाकी सब कुछ वेपन, कोयता, उसके बाद जो भी MSCB का सामान चोरी करने के लिए जो भी उनके साथ और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब इंस्ट्रूमेंटेशन और एक पिस्टल लाइक एक वेपन भी उनके पास मिला है। तो ये सब आरोपियों को हमने गिरफ्तार करके बाकी माल हमने रिकवर कर लिया। सर, ये जो लोग हैं ये
सराइत गुनहगार या इनके ऊपर कुछ जो शिकायत है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इसमें एक आरोपी के ऊपर प्रीवियस भी एक डेकोइटी का गुना ऐसे ही रजिस्टर है, उसमें कॉपर वायर चोरी का गुना है, उसमें डेकोइटी रजिस्टर्ड है। बाकी आरोपियों के ऊपर ऐसा कोई गुना रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये एक ही आजू बाजू के गांव में रहने वाले हैं और इन्होंने सब मिलके ऐसा एक जो टेम्पो है वो टेम्पो लाके मोटरसाइकिल लाके और यहाँ से ट्रैक्टर चोरी करके। अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां शाजापुर जिले के सलसलाई क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। बिजली की आंख मिचौली से परेशान बड़ी संख्या में ग्रामीण रात के समय सलसलाई विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर मनमाना आरोप लगाते हुए कहा है कि दिन में मेंटेनेंस और रात में लोड शेडिंग के नाम पर घंटों बिजली काटी जा रही है और जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और गर्मी के बीच बुजुर्गों व छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो स्टेट हाईवे 41 जाम करने के साथ साथ शाजापुर स्थित मुख्य विद्युत कार्यालय का घेराव किया जाएगा। समस्या इतनी है कि हमारे गांव में पहली बात तो बाड़े गांव में लाइन में नहीं है। हमारी समस्या किसको बताएं? ये आते हैं तो बोला कि मैनेजमेंट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट गांव में ही क्यों हो रहा है। और उसके बाद में जो गांव में जो लाइट कट रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। वैसे ही आषाढ़ का समय चल रहा है, अभी जहरीले जानवर जमीन पर रेंग रहे हैं और यह लाइट की समस्या इतनी आ रही है कि 1 घंटा लाइट देते हैं तो आधा घंटा काटते हैं। तो सरकार ने क्या लाइट बेच दी है या कहीं बिस्किट बना लिए है या इसकी कुछ वैक्सीन बना ली है लाइट की, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। और गाँव में ही हर चीज़ का मेंटेनेंस क्यों होता है? सिटी लेवल में कोई किसान या कोई व्यापारी कोई वो नहीं रहता है क्या ग्रामीण के जो किसान है वो बिजली बिल पे नहीं करते क्या? अरे आज नहीं तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों लेंगे। जिस किसान का बकाया है उसका कनेक्शन काट दिया, लेकिन पूरा गांव क्यों परेशान है? हमारे सलसलाई जो विद्युत मंडल है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट काटी जा रही है और इससे सभी शासकीय विभाग और व्यापारी बंधु भी और ग्रामीण बंधु भी परेशान है। और जो अभी बारिश का समय है जिससे पानी नदी नालों में इकट्ठा होगा जिससे मलेरिया डेंगू की बीमारी फैलेगी। यहाँ लाइट बार बार काटी जा रही है और मेंटेनेंस के नाम से हमेशा पूरे साल जब भी देखो मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस नाम की चीज खत्म ही नहीं हो रही है विद्युत मंडल के पास। अच्छा, कभी झाड़ पेड़ काटने का मेंटेनेंस तो कभी खंभे का मेंटेनेंस, तार टूट रहे हैं इनकी लापरवाही से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में शामिल लोगों की जांच के दौरान 2873 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। इनमें से 989 लोगों पर गंभीर आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड होने का भी दावा किया गया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में जुटी हुई है और जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस का बड़ा दाव सामने आया है, बड़ा दावा सामने आया है। जी हाँ, अब करीब जो जांच हुए हैं उसमें ये सामने आया है कि 2000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे और अब दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मोड में नजर आ रही है और अब इनके जो सीजेपी प्रदर्शन में जो ये लोग शामिल थे और जिन पे आपराधिक पृष्ठभूमि होने का दावा किया जा रहा है, इस पर अब जांच की जाएगी। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हिमायत नगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है
और उसका इलाज जारी है। पूरी घटना सोनारी फांटा चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सूचना मिलते ही हिमायत नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का पंचनामा किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार कार आती नजर आती है और बाइक को जोरदार टक्कर मारती है। वहीं महाराष्ट्र से एक और खबर सामने आ रही है, जहां लातूर जिले में औसा लातूर रोड पर 4 वाहनों के भीषण टक्कर में करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार छात्रों को लेने के लिए कथित तौर पर 2 स्कूल बस रॉन्ग साइड पर खड़ी थी और इसी दौरान निलंगा की ओर जा रही एक एसटी बस उनसे टक्कर मार गई और टकरा गई और जिसके बाद कई वाहन हादसे की चपेट में आ गए। सभी घायलों को इलाज के लिए विलासराव देशमुख शासकीय मेडिकल कॉलेज लातूर भेजा गया है और राहत की बात यह रही है कि हादसे के समय स्कूल बसों में कोई छात्र मौजूद नहीं था और जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि वहां मौजूद लोगों के अनुसार दुर्घटना के लिए कथित तौर पर रॉन्ग साइड पर खड़ी स्कूल बसों को जिम्मेदार बताया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है, जहां गौ सम्मान अभियान के दूसरे चरण के तहत हजारों गौ भक्त, संत और महंत सड़कों पर उतरे। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और गौ संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय की मांग को लेकर शहर में विशाल संकीर्तन रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि हरि सेवा वाटिका से शुरू हुई ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शन के बाद संतों और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गौ संरक्षण के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अभियान के प्रति अपना समर्थन जताया। तो रुख करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से विकास के दावों पर सवाल खड़े करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। भदौरा ब्लॉक के 12 गांव में कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता बारिश के बाद जलमग्न हो गया और जिससे ग्रामीणों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ के बीच जनाजा ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासक प्रधान से रिपोर्ट तलब की है और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान के लिए इसे वर्ष 2026-27 की कार्य योजना में शामिल करने की बात भी कही। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कब्रिस्तान की तरफ जा रहे इस शव यात्रा को लेकर जो लोग वहां मौजूद हैं वो घुटनों तक पानी को रेंगते हुए कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं और पूरा जो सड़क है, जो पूरा रास्ता है, वो जलमग्न नजर आ रहा है। देखिए, आपने जो मामला बताया है इसको संज्ञान में लेके जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। बाकी पूरे जनपद में ही बहुत जगहों पे जल निकासी की समस्या है। आए दिन इसकी एप्लीकेशन भी जनता दर्शन में और IGRS में आती है। तो मेरा आपके माध्यम से समस्त प्रशासक जो प्रधान हैं उनको ये कहना है कि अपने गाँव में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँ, जिससे कि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जो 26-27 की कार्ययोजना है वो भी हम लोग जल्द ही जो है फाइनलाइज कर देंगे। तो मेरा सभी प्रशासकों से, प्रधानों से ये कहना है कि 26-27 की कार्ययोजना में जल निकासी की जरूर आप कार्ययोजना बना के उसको अनुमोदन हमसे करवाएं। देखिए, आपने जो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वर्रा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक युवक को घेरकर बेल्ट, लात, घूंसों और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के के साथ करीब 7-8 लड़के पिटाई कर रहे थे और इसमें उस लड़के ने एक तहरीर थाने पे दी थी जिसमें एक एफआईआर भी थाने पर दर्ज की गई है। क्योंकि इसमें जो भी लड़के दिव्यांशु पनवाड़ी और उसके साथ के 7-8 लड़के इसमें शामिल हैं जो बेसिकली गुंडा प्रवृत्ति के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी जिसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई थी। आज भी जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनका मेडिकल परीक्षण करा के उनको जेल भेजा जाएगा और ये जो भी तत्व इसमें शामिल है सबके ऊपर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में भी भविष्य में हम लोग वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई है, जहां भोजीपुरा थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के कब्जे से हत्या के प्रयुक्त चाकू, वारदात में इस्तेमाल की गई ओमनी वैन और मृतक का आधार कार्ड, मोबाइल फोन, खून से सने कपड़े और अन्य अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। जांच के दौरान साक्ष्य छिपाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद का एंगल सामने आया था, लेकिन विवेचना के दौरान मिले नए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर आगे के वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम अली को नामित करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचना उपरांत एक कंपनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब बैंता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकरार किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में और इनसे दोनों ही लगभग से पोजीशन में ओमनी वैन सफेद रंग की ये बरामद हुई है। हालत में छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट फुनानुदा जो कि मृतक के सफेद गमछे के साथ ही लटकी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपए नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपए जो है निकाल ली मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपए की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तों के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानपुर में रिटायर्ड पीएसी प्लाटून कमांडर के घर हुई लाखों रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस वारदात के पीछे ऐसे 2 शातिर अपराधी निकले जिनकी दोस्ती जेल की सलाखों के पीछे हुई थी और रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद दोनों ने फिर अपराध की राह पकड़ी और बंद मकानों को निशाना बनाकर बड़ी चोरियों को अंजाम दिया और साजिश रच डाली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है और दक्षिण कानपुर के हनुमंत बिहार थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन उर्फ रवि चौरसिया और राहुल कन्नौजिया के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पवन पर चोरी और आर्म्स एक्ट समेत
9 मामले दर्ज है, जबकि राहुल के खिलाफ 16 आपराधिक केस दर्ज है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई है, जहां गौ सम्मान आषाढ़ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की मांग उठाई है। अभियान से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश में गौवंश को राजमाता घोषित करने और केंद्र सरकार से उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की अनुशंसा भेजने की अपील की है। ज्ञापन में गौ संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाने, गौ आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापक कार्य योजना लागू करने की मांग भी की गई है। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश भर में चलाए गए इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य सरकार का ध्यान गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति में गोवंश के महत्व की ओर आकर्षित करना है। ये पत्रकार बंधुओं, ये जो आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ये गौ माता के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। उसका एक शाखा अपने ज़िले में भी चल रही है, हर ज़िले में है। इसका उद्देश्य यह है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गायों की दुर्दशा अभी भी बहुत है हमारे देश में, हमारे समाज में गौ को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। गौएं अभी भी कट रही हैं, गौमांस का निर्यात हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये पत्रकार बंधुओं, ये जो आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में नशा मुक्ति युवा विकसित भारत मिशन के तहत युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 अगस्त को जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन संचालित माय भारत और जिला युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम यशवंत कॉलेज नांदेड़ में आयोजित होगा। जिला कलेक्टर राहुल कर्डिले ने 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।